सभी को नमस्कार। और जैसा कि चर्चा की थी अपन ने कि सीटी पर थोड़ी बात करेंगे। असल में इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, अब सब बच्चों को जवाब देना मुश्किल था। और जैसा कि मेरा फेवरेट काम है ऑडियो मैसेज देना, उसमें भी ये सारी बातें शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा आलस त्यागते हैं और चलते हैं वीडियो रिकॉर्ड ही करते हैं। लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किए भी मुझे लग रहा है 6 महीने हो गए होंगे। तो आज सीईटी पे बात करेंगे अपन, है ना। सीईटी है क्या? सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी इस एग्ज़ाम को दिया ही नहीं है एक बार भी, वैसे एक ही बार लगा है, लेकिन उसको उन्होंने नहीं दिया होगा, या तो उस समय वो पात्र नहीं होंगे, या उन्होंने इसको लाइट ले लिया होगा कि पता नहीं ये काम किया है नहीं। असल में सीईटी एक पात्रता परीक्षा है, इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। चाहे आप पूरे मार्क्स ले आएँ 300 में से 300, ठीक है, पहली रैंक ले आएंगे, तो भी आपको सीटी के अंकों के आधार पे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये समझे पहली बात। ये क्या है? सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर आपको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। ये वैसा ही मामला है जैसा कि मान लीजिए आप यूपीएससी की एग्ज़ाम में बैठकर, आपके लिए पात्रता क्या है? आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने भी स्नातक कर रखा है उन सबको जिला कलेक्टर नहीं बना जाएगा, ठीक है। तो वो केवल क्या है, उस एग्ज़ाम में अपीयर होने की पात्रता है। ऐसा ही सीटी के साथ है। ये कुछ परीक्षाएं जो सरकार ने तय कर रखी हैं, उनमें आप उन परीक्षाओं को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये सीटी के थ्रू तय होगा। सीटी का जो स्कोर कार्ड है, आपके जो अंक आए हैं, उनके आधार पर तय होगा कि आप उस परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। यानी जब उन पदों के लिए वैकेंसी जाएगी, तो सारे लोग उस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, बल्कि जो भी उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है वो प्लस सीटी का स्कोर कार्ड, दोनों को देखा जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि इतने लोग जो हैं परीक्षा में बैठेंगे। फॉर्म आप सब भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम सबकी नहीं ली जाएगी जिन्होंने फॉर्म भरा है, बल्कि उन्हीं लोगों की ली जाएगी जिन्होंने सरकार द्वारा प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए, वर्तमान व्यवस्था तो ये है कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए सीटी का जो आपका स्कोर कार्ड है, जो आपके अंक हैं, वो अलग अलग तय हो रहे हैं कि इतने अंक जिनके आएंगे वो लोग ही एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ये पात्रता परीक्षा है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसके बगैर आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे तो नौकरी कहाँ से हासिल करेंगे। तो इसका महत्व तो आपके समझ में आ गया होगा। पिछली बार भी काफ़ी इस बारे में मैंने तो जितना भी मेरा सर्किल है सबको बताने का प्रयास किया, सबसे आग्रह भी किया कि बच्चों तक ये बात पहुंचाओ, लेकिन फिर भी बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइट लिया। और आज जब वो एग्ज़ाम में उनको दिख रहा है कि वो इस एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें निराशा हो रही है। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए आप इसका महत्व समझें, पहली बात, ठीक है। अगला जो अपना बिंदु है वो है कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। एक अंतर तो ये है कि जो 10+2 वाला एग्ज़ाम है, उसमें वो लोग अपेयर होंगे जिन्होंने 10+2 पास कर रखा है, और स्नातक में वो लोग अपेयर होंगे जिन्होंने स्नातक कर रखी है। यानी कि जिसने स्नातक कर रखी है वो 10+2 और स्नातक दोनों के लिए जिसे कहें योग्य है, और जिन्होंने अभी स्नातक नहीं किया लेकिन 10+2 कर दिया, यानी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो 10+2 वाली जो एग्ज़ाम है उसमें अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने यह तय कर रखा है कि ये वैकेंसीज 10+2 वाली सीईटी के थ्रू भरी जाएगी, और ये वैकेंसीज स्नातक वाली सीईटी के थ्रू भरी जाएगी। लेकिन अगर आपने स्नातक वाली सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो 10+2 वाली वैकेंसीज में काम नहीं आएगा, उसके लिए आपको 10+2 वाली अलग से देनी होगी। यानी आप जो 10+2 के थ्रू वैकेंसीज भरी जानी है और जो स्नातक के थ्रू वैकेंसीज भरी जानी है, अगर दोनों में शामिल होना चाहता है तो आपको दोनों परीक्षाएं देनी होगी, दोनों का स्कोर कार्ड अलग अलग होगा। आपके मन में हो कि भाई स्नातक तो बड़ा मामला है, इसको क्लियर कर लिया तो 10+2 वाला तो अपने आप ही क्लियर होगा, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा, अलग अलग स्कोर कार्ड आएगा, और जब वैकेंसीज आएगी तो दोनों को अलग अलग देखा जाएगा। तो यदि आपने स्नातक कर रखा है और आपकी इच्छा है कि आप 10+2 की पात्रता वाली वैकेंसीज में भी शामिल हैं, होना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों परीक्षाएं देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक देख के रुक जाओ आप। अगला मामला देखते हैं क्या है।
अब एक पर्सन ये भी खूब है कि जिन्होंने पिछली सीटी दी थी और अच्छे अंक हासिल किए थे, क्या आप भी उनको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा? बिल्कुल देना होगा। ये वैसा ही मामला है कि पिछला आरएस प्रीलिम्स जिसने पास कर रखा है, अब क्या दोबारा जब वैकेंसी आएगी तो वो आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देगा या सीधा आरएस मेंस में बैठेगा? वो सीधा आरएस मेंस में नहीं बैठेगा, उसको एक बार फिर से आरएस प्रीलिम्स देनी होगी। तो ये जो सीटी पिछला एग्ज़ाम हो गया है, उसकी वैलिडिटी अब ख़त्म होने वाली है। उसके बाद उसके अंक जो हैं वो क्या हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे। वो एक तरह से अब आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं, सिवाय इसके कि आप कभी किसी को ये बता सको कि उस सीटी में मैंने बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। इसके अलावा अब वो कोई काम नहीं आएगी, ठीक है। अब जो भी नई वैकेंसीज आएंगी उससे पहले सीटी का एग्ज़ाम होगा और उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको एग्ज़ाम में अपियर होना है या नहीं होना है वो सरकार आपको बताएगी। अगला बिंदु देखिए, क्या सीटी हट सकती है? बहुत से लोगों ने पूछा। वैसे तो लोकतंत्र है और यहाँ चुनी हुई सरकार जो तय करती है वही नियम होते हैं, लेकिन अगर आप मेरी निजी राय पूछो तो मुझे लगता है कि सीटी को हटाया नहीं जाएगा। कारण ये है कि आप खुद एक बार खुद को सरकार में रख के देखिए कि आप निर्णय करने वाले हैं और आपको जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी है। अब हर एग्ज़ाम में आप 15 से 20 लाख लोगों को अपियर होने का मौका दें, उनके लिए व्यवस्थाएं करें, ठीक है। और वो ज़्यादा आसान है, या फिर एक एग्ज़ाम ले लें और उसके बाद जितनी भी आपकी वैकेंसीज आए उनके लिए आप जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं उनके 15 गुना लोगों को अपियर होने की अनुमति दें। ज़्यादा आसान कौन सा है? 15 गुना वाला है। एक तो आप 17 लाख लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हो और एक मान लीजिए अगर 5,000 वैकेंसी आई है तो उसके लिए आपको 75-80 हज़ार लोगों के लिए व्यवस्था करनी है। आसान कौन सा मामला है 75-80 हज़ार लोगों के लिए व्यवस्था करना? तो मुझे निजी तौर पर लगता है कि सीटी का, जैसे कहें कि अगर आपके मनमोह की हट जाएगी और इसको अपन नहीं तैयारी करेंगे इसकी, तो ऐसा शायद ही हो, संभावना न के बराबर मुझे लगती है। क्या सीटी का क्राइटेरिया बदल सकता है? इस बात की संभावना काफ़ी लग रही है। मैं जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय हैं, उनकी जो पोस्ट अगर आप देखेंगे, जो ट्वीट देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि संभवतः इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। हो सकता है कि सीटी में 40% या 50% अंक जिन्होंने हासिल किए हों उन सबको आगे जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए पात्र घोषित कर दी जाए, इस बात की संभावना लग रही है मुझे। लेकिन जैसे कहें कि, और ये है अच्छा भी है, क्योंकि आपको परीक्षा से 1 महीने पहले ये बता जाए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए पात्र हैं, तो वो एक, जैसे कहें कि असल में तैयारी करने का जो एक आनंद है वो नहीं बचता। क्योंकि जैसे मान लीजिए आज आप एलडीसी के लिए पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में 2 बातें चल रही हैं कि मैं पात्र हूँ कि नहीं हूँ, तो आप उतनी ताकत से नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बनस्पत अगर ये होता कि 50% अंक जिन्होंने हासिल किए हैं वो सब एलडीसी का एग्ज़ाम देंगे, तो जिन्होंने 50% से ऊपर अंक हासिल किए हैं वो सब इस समय पूरी ताकत से लग रहे होते। तो इस बात की संभावना है कि क्राइटेरिया बदल सकता है, केवल संभावना, यह नहीं कि कल को नहीं बदले। आप मुझे कहो कि आपने तो कहा बदल जाएगा, ठीक है। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार का एक साधारण कर्मचारी हूँ और एक साधारण नागरिक हूँ, और मुझे उतनी बातें पता होती हैं जितनी अखबार में छपती हैं, उससे ज़्यादा बातें पता लगाने का मेरे पास कोई स्रोत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक राय दूँगा कि अगर ऐसा बदलाव होता है तो भी आपको तैयारी पूरी ताकत से करनी है, क्योंकि पेपर देने से पहले आप ये नहीं तय कर सकते कि इतने अंक तो आ ही जाएंगे। या पिछला पेपर देख कर आप देखें कि मेरे इसमें तो 60% आ रहे हैं 68 से, तो ज़रूरी नहीं अगले में भी आपके 60 ही आएँ। प्रश्न पत्र हो सकता है कठिन बना दिया जाए तो आपके 60% ना के हो सकता है 50 से भी कम आ जाए। तो ताकत पूरी लगानी है तैयारी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल को परिवर्तन हो जाए कि भाई 50% वाले सीटी में पात्र होंगे और आप रिलैक्स हो गए कि 50 तो ले आएंगे, और मान लीजिए आप 50 न ले ला पाए रिलैक्स होने की वजह से, तो फिर आपको एक बार फिर जैसा कहें कि पश्चाताप होगा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। तो मेहनत में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़नी है। अपने दिमाग में यह रखना है कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, किसी तरह की कोई ढील आप नहीं देंगे। ये प्रश्न भी बहुत बच्चों ने पूछा है कि सीटी और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हैं उनको साथ साथ तैयार करें क्या।
ये आपका खुद का निर्णय है, ठीक है। आपको लगता है कि देखिए सीटी में जो पूछा जा रहा है लगभग वो जो है कोर्स उसका एक बड़ा हिस्सा जो आपकी टीचर्स की भर्तियाँ हो रही हैं उनके सिलेबस से मिलता जुलता है। ये नहीं कि बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही अलग अलग है। काफ़ी कुछ जो आप सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं वो उधर आपको जब आप टीचर बनना चाहेंगे तो वहाँ भी पूछा जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो टीचर्स वाली एग्ज़ाम पे ही अपना 100% समय देना है, तो आप उस पर अपना 100% समय दे सकते हैं। यह आपको खुद पता करना। हाँ, टीचर्स वाली जो एग्ज़ाम है उनमें सीईटी का स्कोर कार्ड नहीं देखा जाएगा। तो अगर आप इसलिए सीईटी का स्कोर कार्ड हासिल करना चाह रहे हैं कि कल को टीचर्स वाली में इसको लागू न कर दें, बिल्कुल नहीं, इस बात की कोई संभावना नहीं है, बल्कि असंभव है ये कि सीईटी का स्कोर कार्ड टीचर्स वाली एग्ज़ाम में उसकी कोई भूमिका रहेगी। बिल्कुल दोनों अलग अलग मामले हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको सीईटी के लिए पढ़ना है, टीचर्स के लिए पढ़ना है, या दोनों को साथ साथ पढ़ना है। वो आप खुद को पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, अब तक आपने क्या पढ़ रखा है, आपकी तैयारी कैसी है। ये सब बातें उसके आधार पर तय होगी, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है दोनों के लिए काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। आप लोगों ने पाठ्यक्रम देख लिया होगा, वेबसाइट पे पढ़ा है, ठीक है। बहुत से बिंदु तो 10+2 और स्नातक में कॉमन है, मिलते जुलते हैं बिल्कुल। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो स्नातक में हैं, 10+2 में नहीं है। तो आपने देखा होगा लगभग सब कुछ पूछ रखा है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, इतने सब्जेक्ट होते हैं, सब पूछ रखे हैं आपको, ठीक है, छोड़ा कुछ नहीं है। तो पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ आपको अपनी तैयारी की जो रणनीति है उसको जिसे कहें सोच समझ कर बनानी है। एक तो ये दिमाग से निकाल लें कि इनमें से किसी को छोड़ जाएंगे। आपके दिमाग में हो कि मेरे को तो गणित, रीजनिंग, ये विज्ञान भी नहीं आ रही और अंग्रेजी भी नहीं करूँगा और कंप्यूटर भी नहीं करूँगा, तो बेहतर है फिर इस स्कीम को छोड़ दिया जाए और कोई काम किया जाए, ठीक है। तो छोड़ना तो कुछ नहीं है। हाँ, आपको कहीं आप मजबूत हैं, कहीं कमज़ोर हैं। मान लीजिए आप यहाँ अच्छे हैं, ठीक है, तो यहाँ तो आप अपनी मेहनत करेंगे करेंगे और अधिकतम अंक हासिल करेंगे। जहाँ आप अच्छे नहीं हैं वहाँ भी आप अपनी पढ़ाई को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। छोड़ के कुछ नहीं जाना है। हर हाल में प्रत्येक बिंदु को पढ़ के जाना है, चाहे बिल्कुल बेसिक पढ़ के चले जाओ। आपको नहीं समझ में आ रहा वो बिंदु तो आप उसको थोड़ा पढ़ के चले जाओ, लेकिन ये दिमाग से निकाल दो कि मैं तो इस पोर्शन को पूरे को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर पूरे को छोड़ के चले जाओगे तो ये प्रतियोगी परीक्षा है, यहाँ उसके बाद जिसे कहीं पिछड़ना लाजमी है। आप 100% पिछड़ जाओगे तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है। कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। आपको मैथ्स कम आती है तो आप थोड़ी पढ़ के चले जाओ, बेसिक बेसिक पढ़ के चले जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डी पर्सन आए उसको आप छोड़ देंगे, लेकिन बेसिक पर्सन आएगा उसको तो ठीक करेंगे। मान लीजिए आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं है, तो आप जहाँ तक आपकी अंग्रेजी समझ में आ रही है वहाँ तक पढ़ लीजिए, लेकिन छोड़ने की अपने दिमाग में मत लेके हैं कि मैं इस पोर्शन को बिल्कुल ही देख के नहीं जाऊँगा। ये जिसे कहें एक अच्छी समझ नहीं है बल्कि नुकसान है। तो पढ़ के सब कुछ जाना है, जितना भी पाठ्यक्रम दे रखा है। किसी को जो आपको लगता है आप मजबूत हैं उसे आप गहराई तक पढ़ के जाएं। जहाँ आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है वहाँ बेसिक पढ़ लें, लेकिन पढ़ के जाएं, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाएं। अगला बिंदु है क्या पढ़ें, है ना। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गाइड पढ़नी है, वो तो आप ले आएंगे। वो तो जैसे कहें आप इस बारे में तो कोई आपको कहे या ना कहे आप खुद ही लेकर आ जाते हैं। कौन सी गाइड लाएँ ये आप अपने दोस्तों से चर्चा करें, अपने शिक्षकों से चर्चा करें, वो आपको जो सजेस्ट करें आप अपनी समझ लगाएं, तो और उसके बाद तक करें कि आपको कौन सी गाइड पढ़नी है। मैं आपको जो राय दूंगा वो ये है कि स्कूल एजुकेशन में जो किताबें चल रही हैं, खासकर क्लास 3 से लेकर 8 तक, या थोड़ा और आगे जाएं तो क्लास 10 तक, 3 से लेकर 10 तक जो किताबें चल रही हैं स्कूल एजुकेशन में, आपके नज़दीकी सरकारी स्कूल में वहाँ जाएं और वहाँ जो शिक्षक हैं उनसे थोड़ा समय लेकर मिलने का प्रयास करें। और निसंदेह आपको समय दे देंगे ब्रेक में, जो उनका इंटरवल टाइम है, या स्कूल के बाद अगर उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है तो आप स्कूल के समय के बाद भी उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा बताएं।
और अपने बिंदुओं को देखें कि उन किताबों में जो आपका पाठ्यक्रम है उनके कौन से बिंदु इस किताब में हैं और उन्हें पढ़ें। ठीक है, उनको पक्के तौर पे पढ़ के जाना। आपको गाइड वाइड नोट्स वगैरह वो तो सब आप ले ही आएंगे, वो तो आपको सजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी आपने तय कर रखा है। लेकिन ये काम आप और करें, और जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे तय मानिए आपको उसका फ़ायदा महसूस होगा। तो उन किताबों का बड़ा महत्व है। यद्यपि आपके दिमाग में हो सकता है कि इतनी सारी किताबें खरीदना एक महंगा काम है, बिल्कुल महंगा काम है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने गांव के बच्चे, क्योंकि गांव में जो बच्चे हैं वो तीसरी से लेकर 10वीं तक हर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे भी उनकी किताब को ला के पढ़ने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप 5वीं के बच्चे से उसकी सामाजिक विज्ञान की किताब लेंगे, आप उसको 3-4 दिन में पढ़ डालेंगे और उसको वापस लौटा दें, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन उन किताबों को एक बार आप पढ़ें, आपकी समझ ज़बरदस्त विकसित होगी, क्योंकि वो किताबें छोटे बच्चों के लिए लिखी हुई हैं, तो आप तो आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि आपने या तो 10+2 कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप आसानी से उन किताबों को समझ लेंगे। और वो किताबें निस्संदेह जिसे कहें कि विशेषज्ञों के द्वारा तैयार है, तो उनमें जो कुछ दिया गया मैटर वो जिसे कहें उच्च स्तरीय है, आसानी से समझ में आने वाला है, मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनके आधार पर तैयार किया गया है, तो वो गाइड से बहुत बेहतर है। ठीक है, आप सीधे गाइड पर आएँ, उससे बेहतर है कि एक बार आप उनको देख लें। आपके पास ठीक ठाक वक्त है, वक्त इतना कम भी नहीं है, तो थोड़ी मेहनत करें और उन किताबों को ज़रूर देखें, मेरी ये राय है आपको। ठीक है, धन्यवाद।